गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो? आज हम लोग प्रश्नावली करेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। बहुत ही आसान है। आशय स्पष्ट करने में तुम लोगों को ध्यान देना होगा कि दो अनुच्छेद में लिखना होगा, दो पैराग्राफ में। प्रथम पैराग्राफ में यह लिखना होगा कि इस पंक्ति को किस पाठ से लिया गया है, अर्थात किस शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, और इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। तो प्रथम पंक्ति में तुम लोग लिखना, यह पंक्ति भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा नामक शीर्षक से ली गई है। इसके द्वारा लेखक ने भारतीय ज्ञान साधना के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की गौरव गाथा का गुणगान किया है। हो गया ना तीनों चीज। लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शीर्षक का नाम भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, और इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि भारतीय ज्ञान साधना के केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की गौरव गाथा का गुणगान किया है। स्पष्ट हो गया ना? अब चलो पैराग्राफ चेंज करना। उसके बाद लिखना कि लेखक का कहना है कि नालंदा हमारे इतिहास में अत्यंत आकर्षक नाम है, जिसके चारों ओर न केवल भारतीय ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले थे, बल्कि अपने समय के एक ऐसे दिव्यमान नक्षत्र थे जिसका आलोक संपूर्ण एशिया महाद्वीप को प्रकाशित कर रहा था। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जाति का कोई भेदभाव नहीं था और रहता भी नहीं है, जो कि नालंदा उसका एक क्या है, उज्जवल प्रमाण है। नालंदा भगवान बुद्ध और महावीर का क्या था, कर्मस्थली था। नालंदा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि तथा भगवान बुद्ध के ज्ञान प्रकाश के प्रचार प्रसार एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। ह्वेनसांग, युआनचांग, फायान, इत्सिंग आदि नालंदा विश्वविद्यालय में ज्ञान भी प्राप्त कर चुके हैं और उन्होंने इसका गुणगान भी अपने ढंग से किया है। स्पष्ट हो गया? प्रश्न संख्या 2 है, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? बहुत ही आसान है, तुम लोग देखना। मुझे लगता है कि प्रथम या द्वितीय अनुच्छेद में होगा, पाठ के ही। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? वैभार। याद आया? कहाँ? वैभार, जो 5 पर्वतों के मध्य बसी हुई गिरिब्रज या राजगिरी में अवस्थित थी। मैं बता चुका हूँ कि वैभार क्या एक पहाड़ी है, पहाड़ी पर ही इसका क्या था, पहले राजधानी था। ठीक है ना? 5 जो पहाड़ी पर्वतों का नाम मैं आप लोगों को ऑडियो में जारी कर चुका हूँ। प्रश्न संख्या 3 है कि बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? बहुत ही आसान प्रश्न है, सोचो क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रयास करो वीडियो को रोककर, फिर बोलने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद फिर वीडियो को चालू करना, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने सोच लिया होगा। बुद्ध के समय नालंदा में उत्तरी प्रवारिकों अर्थात चीन वगैरह, चीन आदि देशों से आने वाले वस्त्रों के व्यापारियों का ठहरने के लिए आम्रवन था। ठीक है, प्रवारिकों के लिए। अगला प्रश्न है, महावीर और मेघलीपुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई? बिल्कुल ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है ये। वही होगा कौन सा? नालंदा नामक उपग्राम में। जैन ग्रंथों के अनुसार है ये, जैन ग्रंथ के अनुसार लिखेंगे हम लोग कि जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर और आचार्य मेघलीपुत्र गोसाल की भेंट नालंदा नामक एक उपग्राम में हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था? बहुत ही आसान, 14। तारानाथ कौन थे? एक इतिहास लेखक थे। उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया था? सारीपुत। याद आया ना? अगला प्रश्न है 7, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ?
कब विकसित हुआ था? गुप्त काल में। तो तुम लोग लिखना कि एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में, प्रश्न के तहत ही नालंदा, फिर से एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा गुप्त काल में विकसित हुआ। प्रश्न के अनुरूप ही होना चाहिए आंसर। प्रश्न जिस काल में है उसी काल में आपका आंसर भी होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? ये ध्यान देना होगा। अगला प्रश्न है, फायान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? तो फायान एक क्या थे? चीनी यात्री थे। और वे कब आए थे? 4वीं शताब्दी में। हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? उसमें नालंदा की दशा क्या थी? हर्षवर्धन यहाँ के राजा थे। तो आप लोगों को लिखना होगा कि हर्षवर्धन के समय में, अर्थात 7वीं सदी में, युआन चांग नामक एक चीनी यात्री भारत आया था। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। अगला प्रश्न है, नालंदा के नामकरण के बारे में चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर और क्या बताया था? तो आप लोगों को लिखना होगा कि नालंदा के नामकरण के बारे में कौन सा चीनी यात्री था? याद आया? युआन चांग। युआन चांग चीनी यात्री ने जातक कथा के आधार पर बताया कि नालंदा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अपने पूर्व जन्म में महात्मा बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, अर्थात न अल दा, और न ही ज्ञान प्राप्त करने वाले को तृप्ति होती थी। उसका कहना है, किसका? यात्री का, कि ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह सीमा रहित तथा अनंत होता है। फलतः न तो ज्ञान देने वाले को तृप्ति होती है और न ही लेने वाले को। यह उन्होंने महात्मा बुद्ध के ही सोच विचारधारा को यहाँ प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 11, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? बहुत ही आसान है। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ है। ऐसा माना गया है कि लगभग 500 व्यापारियों के अपने के प्रयास से इस विश्वविद्यालय का शुरुआत हुआ था। उन्होंने अपनी भूमि वगैरह भी दान में दी थी। 12 यशोवर्मन के शिलालेख में वर्णित नालंदा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। तो लिखिएगा आप लोग कि 8वीं सदी के यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। इसमें विहारों के संबंध में कुछ उल्लेख भी किया गया है। ये विहार गगनचुंबित है। इनके चारों ओर नीले जल से भरे सरोवरों में सुनहले एवं लाल कमल खिले हुए रहते थे। बीचों बीच अर्थात बीच में सघन आम्रकुंज की छाया भी थी। भवनों के शिल्प एवं वास्तु निर्माण कला अद्भुत छटा बिखेरती थी। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण एवं भव्य मूर्तियां भी थी। बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए यहाँ एक अद्वितीय उद्यान भी था। प्रश्न संख्या 13 है, इत्सिंग कौन था? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया? बहुत ही आसान प्रश्न है। इत्सिंग एक चीनी यात्री था और उसने यही बताया कि नालंदा के विहार में 300 कमरे थे और 8 मंडप भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य एवं छात्रों के भरण पोषण के लिए भूमि तथा भवनों के अतिरिक्त नित्य प्रति के व्यय के लिए, व्यय मतलब खर्च के लिए 100 गांवों की अक्षय आय निधि, अक्षय आय का मतलब कभी भी यह खजाना समाप्त होने वाला नहीं था, समर्पित की गई थी। लेकिन इत्सिंग के समय में ही इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? 200 गांव तक हो गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन तीनों राज्यों ने नालंदा के निर्माण और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण क्या किया था? योगदान दिया था। प्रश्न संख्या 14 है, विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो विदेशों के साथ तुम लोग लिखना कि नालंदा की खुदाई में विदेशों के साथ जो संबंध था उसके संबंध में एक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ था। इस ताम्रपत्र से पता चलता है कि सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट श्री बालपुत्र देव ने मगध सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 5 गांवों का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। कितने गांवों का दान? 5 गांवों का दान। इसी तरह यौधद्वीप के सम्राट बालपुत्र ने नालंदा में एक बड़े विहार का क्या किया? निर्माण कराया। इस तरह से प्रश्न संख्या 15 है, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? ये तुम लोग स्वयं करना। मैं पहले पाठवाचन में ही बता चुका हूँ
भाषा का सम्यक ज्ञान के लिए शब्द विद्या या व्याकरण। फिर उसके बाद दूसरा था हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिससे बुद्धि की परख हो सके। तीसरा था चिकित्सा शास्त्र, जिससे लोग स्वयं स्वस्थ रह सके तथा दूसरे को भी निरोगित रख सके। उसके बाद चौथा था शिल्प विद्या, जिससे व्यवहारिक के रूप से और आर्थिक रूप से लोग अपना जीवन यापन कर सकें, रोजगार का एक मुहैया तैयार कर सकें। और पांचवा था धर्म एवं दर्शन, जो कि मैं बताया था कि अपने विद्यालय में भी होता है, धर्म शिक्षा और नैतिक शिक्षा। याद आया ना? नैतिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है। जब तक आपकी नीतिगत सोच अच्छी नहीं होगी तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, तो दर्शाना कि पांचवा धर्म एवं दर्शन, इन दोनों में से कोई एक न एक लेना अनिवार्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है 16, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बताइए, बनाइए। तो आप लोग लिखिएगा, शिलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, श्रीमती, गुणमती इत्यादि। ठीक है, उनमें शिलभद्र योग शास्त्र के महान विद्वान थे। धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे। प्रश्न संख्या 17 है, शिलभद्र से युआन चांग अर्थात ह्वेनसांग की क्या बातचीत हुई? तो ये भी लिखना, वो पाठवाचन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब शिलभद्र ने युआन चांग की विदाई के समय बोले कि आप यहाँ रह जाते तो अच्छा होता, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ से ना प्रेम हो सकना तो मुश्किल है। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। जब युआन चांग नालंदा से विदा होने लगे तब शिलभद्र तथा अन्य भिक्षुओं ने उनसे नालंदा में रहने का अनुरोध किया था। तो युआन चांग ने कहा था कि यह देश क्या है? बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम का न हो सकना असंभव है। उनके यहाँ आने का उद्देश्य अपने भाइयों के हित के लिए भगवान के महान धर्म की खोज करना था। इसमें उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है। वे चाहते हैं कि अपने देश में जाकर इस धर्म के विषय में जो भी मुझे यहाँ जानकारी मिली वो जानकारी मैं अपने देश में भी बांटूं, जिससे और लोग क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। इस बात पर, इस विचारधारा पर शिलभद्र जी ने क्या कहा? शिलभद्र जी ने कहा कि यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे हैं, मेरा हृदय भी तुम्हारी सदस्यों का क्या करता है? समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 18 है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों के विवरण दीजिए। आप लोग लिखिएगा कि विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट स्त्रोंग छनगप्पो ने 630 ईस्वी में अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार के लिए थोनमी संभोट को नालंदा भेजा, जिन्होंने आचार्य देववीर सिंह के संरक्षण में बौद्ध एवं ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तथा तंत्र विद्या विशारद कमलशील तिब्बत में ज्ञान का प्रचार किया। ये पाठ में ही है, पाठ में आप लोग पुस्तक में देखिएगा। जो मैं शब्दों को बोल रहा हूँ ना, इन शब्दों को आप लोग केवल थोड़ा सा स्मरण में रखिए और पाठवाचन फिर से कीजिए, दोबारा कीजिए और खोजिए किस अनुच्छेद में है, कहाँ है, और इसको आप लोग अपने शब्दों में तोड़कर लिखिए, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्नावली है, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ। अगर कठिन शब्द होता तो मैं जरूर लिखवाता। ठीक है, इसके अतिरिक्त पदसंभव एवं दीपांकर, श्री ज्ञान अतिश आदि ने भी उल्लेखनीय कार्य किया। ठीक है, अगला है ज्ञानदान की क्या विशेषता है? विशेषता क्या है? ये अभी हम लोग पाठवाचन के अंतर्गत सबसे अंतिम में पढ़े थे। न अलदा, अर्थात न तो ज्ञान देने वाले की तृप्ति होती है, न ही ज्ञान लेने वाले की। ज्ञान देने वाला चाहता है कि हम अधिक से अधिक ज्ञान दे सके ताकि हमारे शिक्षार्थी अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। वहीं शिक्षार्थी अर्थात ज्ञान लेने वाला भी चाहता है कि हम अधिक से अधिक क्या करें? ज्ञान ग्रहण करें। वह ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमेशा क्या रहता है? व्यग्र रहता है, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र अनंत एवं सीमा रहित होता है। समझ में आ गया ना? इसके बाद हम लोग भाषा की बात पाठ के आसपास तुम लोग स्वयं करना, और कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हो। सुरभित पुष्प विशेष विशेषण युक्त पद है। पहले तुम लोग ये जानो कि विशेष विशेषण है क्या। तो विशेषण जानते हो तुम लोग कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। विशेष से क्या है? तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है। अर्थात संज्ञा सर्वनाम क्या है? विशेष के अंतर्गत आएगा। और विशेषण से जोड़िए, जैसे वृक्ष, तो वृक्ष को क्या लिख सकते हैं तुम लोग? हरा वृक्ष। पृथ्वी, पृथ्वी को क्या लिख सकते हैं तुम लोग? विस्तृत पृथ्वी। आकाश, आकाश का क्या लिख सकते हो? नीला आकाश। शिखर, उत्तुंग शिखर। पर्वत, ऊंचा पर्वत।
पर्वत तो ऊंचा ही होना चाहिए। वन, सघन वन या विरल वन। नदी, गहरी नदी या वेगवती नदी या फिर चौड़ी नदी। नगर, स्वच्छ नगर। अगला प्रश्न है, चैतन्य केंद्र में कौन सा समास है? विग्रह करके बताएं। तो पहले इसका हम लोग विग्रह करेंगे। चेतना के केंद्र, काके की संबंधवाचक याद है ना, कारक विभक्ति, तो ये कौन सा हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष। अनुश्रुति शब्द में अनु उपसर्ग है, इस उपसर्ग से 5 शब्द बनाइए। तुम लोग स्वयं बनाना। अनुशासन, अनुरूप इत्यादि, अनुकूल। संधि विच्छेद कीजिए, तुम लोग स्वयं करना। अभिधन उदय, उत्तधन ज्वल। ध्यान देना, यहाँ पर जजव संयुक्त है, यहाँ पर दोनों आधा आधा ज है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हरस्व उ, जजव संयुक्त ल। उन्नति का संधि विच्छेद उद्धन्नति। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्धन राष्ट्रीय, ठीक है, तुम लोग स्वयं करना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मेघों को छूने वाला गगनचुंबी, जैसा दूसरा ना हो, अद्वितीय, आगे आगे चलने वाला, आगे आगे चलने वाला, अग्रणी, जिसका कोई सीमा नहीं हो, सीमा रहित या फिर निस्सीम लिखेंगे। जो खजाना कभी समाप्त न हो, पाठवाचन में ही आया था। अक्षय निधि, जिसकी मति स्थिर हो चुकी हो, स्थिरमति। स्थिरमति एक आचार्य का नाम है। विपरीतार्थक शब्द लिखें। आकाश का पाताल, सच्चाई का झूठाई, विदेश का स्वदेश, आरंभ का अंत, प्राचीनता का नवीनता, लुप्त का प्राप्य या फिर प्रकट, विस्तृत का संकीर्ण, तृप्ति का अतृप्ति। शब्द निधि, ठीक है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तुम लोग जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ ध्यान देना। स्क्रीनशॉट लेकर तुम लोग उसको फेयर की कॉपी पर नोट कर सकते हो, उसे याद कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं। अगले क्लास में हम लोग काव्य खंड में चलेंगे, काव्य खंड में, ठीक है ना। मैं बता चुका हूँ कि गोधुली में 2 खंड है, गद्य खंड और पद्य खंड। 9th क्लास में 2 पुस्तक हैं, और गोधुली और वर्णिका। गोधुली में भी 2 भाग हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। पद्य खंड को ही काव्य खंड भी कहा जाता है। ओके, थैंक्स।